गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण से संबंधित वाच्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि व्याकरण की पुस्तक निकालें और एक पेंसिल साथ में रखें, ताकि जब मैं व्याकरण को समझा रहा हूँ, वाच्य को समझा रहा हूँ, तो उसमें महत्वपूर्ण बातों को आप रेखांकित कर सकें, ताकि जब आप अभ्यास को करें या अभ्यास को हल करने का प्रयास करें तो आपको विशेष परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अर्थात यदि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान हो या कर्म प्रधान हो या भाव प्रधान हो, तो ऐसे वाक्यों को हम वाच्य की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि यह बोलचाल के विषय का ज्ञान कराता है, इसीलिए हम इसे 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है कर्तृवाच्य, दूसरा भाग है कर्मवाच्य और तीसरा भाग है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से ही होता है, तब वह कर्तृवाच्य कहलाता है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे रोहन फल खाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर्ता जो है वो रोहन है और खाता है क्रिया है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कर्ता एक वचन में है और यहाँ क्रिया भी एक वचन में ही है। एक और उदाहरण हम लेंगे, लड़कियाँ गाती हैं। यहाँ कर्ता बहुवचन में है जो लड़कियाँ हैं, और गाती है क्रिया ये भी बहुवचन में है। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता ही हैं, इसीलिए ये कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब दूसरा भाग है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसे अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। यहाँ कर्म एक वचन स्त्रीलिंग है जो कि कहानी है, कर्ता मेरे है जो कि पुल्लिंग है, और क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग है, लिखी गई है। एक और उदाहरण से समझेंगे। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। यहाँ कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है जो कि मालिन है, हार कर्म है एक वचन पुल्लिंग है, और जाता है क्रिया है एक वचन पुल्लिंग है। उपरोक्त सभी वाक्यों में, अर्थात दोनों वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इसके कर्म के अनुसार हुआ है, इसीलिए इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। समझने वाली बात यह है कि यहाँ कर्म क्योंकि एक वचन स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग ही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दूसरे वाक्य में भी कर्म एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। अर्थात कर्म के आधार पर ही क्रिया में बदलाव आया है, इसीलिए हम इसे कर्मवाच्य कहेंगे। अब कर्मवाच्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। कर्मवाच्य में कर्म की उपस्थिति रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे यदि हम कर्तृवाच्य लें, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो इसको कर्मवाच्य में यदि परिवर्तित करना हो तो दादाजी द्वारा
अखबार पढ़ा जाता है। पुजारी पूजा करता है और इसका कर्मवाच्य का रूप होगा पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। इसमें दो ध्यान देने वाली बात है। पहला, द्वारा, के द्वारा, से द्वारा, ये महत्वपूर्ण होते हैं कर्मवाच्य के लिए। ठीक उसी प्रकार से इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया। कभी कभी वाक्यों में कर्ता लुप्त हो जाता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी यदि दिखाई ना भी दे तो भी वह कर्मवाच्य की श्रेणी में आ सकता है। जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं या पत्र भेज दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कर्ता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कर्ता को जोड़ सकते हैं जब इसका परिवर्तन आप कर्मवाच्य में करें। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब तीसरा भाग है भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। इन वाक्यों में भावना प्रधान क्रिया दिखाई दे रहा है, अर्थात क्योंकि इसमें भाव प्रधान क्रिया है इसीलिए यह भाववाच्य की श्रेणी में आएगा। इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन ही होती है। जैसे चलो अब सोया जाए अथवा इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो क्रिया है वो पुल्लिंग है और अकर्मक है तथा एक वचन भी है, इसलिए हम इसे भाववाच्य की श्रेणी में रखेंगे। अब बच्चों, वाच्य परिवर्तन के बारे में भी जानना आवश्यक है। वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए ये है कि यदि कर्ता के बाद ने पर सर्ग लगा हो तो उसे हटाकर द्वारा, से द्वारा या के द्वारा लगाया जा सकता है। अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य के कर्ता में ने पर सर्ग हटाकर वहाँ द्वारा और के द्वारा या से द्वारा लगाया जाता है, तब वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हलदार साहब ने पान खाया। अब इसे कर्मवाच्य में यदि हमें परिवर्तित करना हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हलदार साहब द्वारा पान खाया गया। यहाँ ने को हटाकर हमने वहाँ द्वारा का इस्तेमाल किया, इसीलिए यह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। और साथ ही साथ हमने कर्म के आधार पर क्रिया को भी परिवर्तित किया। ये भी एक कारण है कि यह कर्मवाच्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। भाववाच्य बनाते समय ने पर सर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है, तब वह भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यह तैराक तेज तैरता है। अब इसका भाववाच्य में यदि हम परिवर्तित करें तो इस प्रकार होगा, इस तैराक से तेज तैरा जाता है। एक दूसरा उदाहरण लेंगे, घायल व्यक्ति उठ नहीं सका। अब इसको यदि भाववाच्य में परिवर्तित करना हो तो ये होगा, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। इसमें हमने भावना प्रधान क्रिया का उपयोग किया और उसके ही अनुसार ही हमने क्रिया में बदलाव भी किया, इसीलिए यह भाववाच्य की श्रेणी में आएगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ चुके होंगे कि वाच्य क्या है तथा ये भी समझ चुके होंगे कि तीनों ही प्रकार के वाच्य किस प्रकार के होते हैं तथा उसकी पहचान क्या है और इन तीनों ही वाक्यों को बदलने के नियम क्या हैं। इसके आधार पर आप चाहें तो अपने पुस्तक के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। तो बच्चों, इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हुए मिलते हैं
अगली कक्षा में। धन्यवाद।